हेलो बच्चा लोग मेरे, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई आप सभी लोगों की। तो आज की ये जो हमारी क्लास है वो थर्ड क्लास है और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं शब्द विचार के बारे में। जैसा कि इसके पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में हमने वर्णमाला का जो टॉपिक है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम वर्णमाला से जो शब्दों का निर्माण होता है आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं कि आज हम लोग इस क्लास में किस किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहली चीज हम ये जानेंगे शब्द क्या होता है। शब्द को जानने के बाद जो शब्द हैं उनका वर्गीकरण जो है कि हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कैसे बांटे हैं, हम इतिहास के आधार पर शब्द को कैसे बांटा गया है, उनको व्याकरण के अनुसार कैसे बांटा गया है, मतलब जितनी भी बातें हैं शब्द विचार के वर्गीकरण को लेकर वो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जब हम पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्यों करेंगे क्वेश्चन? ताकि आपने जो ये टॉपिक डिस्कस किया है, जो पूरा आपने थ्योरी पढ़ा है, वो आप सभी को पूरे तरीके से समझ में आया या फिर नहीं आया, इस चीज को जानने के लिए। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए सबसे पहले अगर हम शब्द की बात करते हैं तो शब्द क्या होता है। यहाँ पे देखिए कहा गया है ना कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह समुदाय को, यानी कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि ये नहीं कि आपने कोई वर्ण लिख दिया, ठीक, उनका मेल नहीं हो रहा है, उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो शब्द बन जाए, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि वर्ण का मेल तो होगा लेकिन उनका क्या होना चाहिए, कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे क क्या है, वर्ड हो गया, आपने इसमें क्या डाला, लिखा माँ, माँ के बाद क्या लिखा, ला। अब ये देखिए जब इनका आपने मेल किया तो आपका क्या बना, कमल। ठीक है, कमल का एक सार्थक अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि अब ये क्या हो गया, आपका शब्द हो गया। अगला देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है, पद के बारे में कहा गया है कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। किंतु जब वाक्य के बाहर होता है तब वही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको भी मैं आपको समझाती हूँ कि भाई कब आपका पद होगा, कब आपका शब्द शब्द ही रहेगा। जैसे लिखा गया आपको कि राम घर जाता है, ये वाक्य दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो राम शब्द है, अगर राम अकेला लिखा होता, आपने क्या लिखा होता, राम। अब ये आपसे पूछा जाता कि यहाँ पे राम बताइए क्या है, तो आप क्या बताते, वो एक शब्द था। लेकिन अब अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि राम क्या है, तो कभी भी बच्चे अब इसे आप शब्द नहीं बताएंगे बल्कि ये आपका क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। यानी कि ये जो घर शब्द है ना, घर अगर अकेला दिया होता तो घर क्या था, एक शब्द था, लेकिन अभी घर का प्रयोग किसमें किया गया है, वाक्य में किया गया है। तो अब ये जो आपका घर हो गया वो क्या हो गया, पद हो गया। यानी कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि शब्द यदि अकेला है तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन यदि उसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो वो शब्द ना रहकर क्या कहलाता है, पद कहलाता है। सभी को डन, पॉइंट्स क्लियर हो गया कि शब्द क्या है, पद क्या है, कब शब्द शब्द रहेगा और कब वो शब्द आपका क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। और किसके मेल से आपका शब्द बनेगा, तो वर्ण के सार्थक मेल से ही आपका क्या बनेगा, शब्द बनेगा। यानी कि अगर वर्ण का सार्थक मेल नहीं है तो कभी भी वो आपका शब्द नहीं बन सकता है। डन बच्चे, चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर,
और प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। ये क्या किया गया है, जो हमारे शब्द हैं उनकी कहानी है, यानी कि हम उनको इतने सारे भागों में बांटे हैं। ठीक, अब आइए इनका पहला वाला भाग देखते हैं। देखिए, कभी भी अगर आपसे बच्चा पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, कभी भी, या फिर सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई जो हमारा शब्द है, शब्द के भेद कितने होते हैं, तो बस क्या बताएंगे, आपके विकल्प में दिखाई देगा 2। आपको 2 पे क्या कर देना है, टिक कर देना है। शब्द के 2 भेद होते हैं, या अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं। एक होता है हमारा सार्थक और दूसरा हमारा होता है निरर्थक। ठीक है, सार्थक देखने से ही पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? सार्थक का मतलब क्या हुआ, जिनका कुछ अर्थ निकलेगा। निरर्थक यानी कि उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यही तो है ना। अब देखिए यहाँ पे, देखिए जिन शब्दों का अर्थ होता है, ठीक, वो क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने कहा घर, आपने कहा घोड़ा, आपने कहा विद्यालय, आपने कहा आप, हम, तुम, आज, कल, मतलब ये जो हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या है, सार्थक है ना। इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है ना बच्चे। ठीक है, इनका अपना अर्थ है, अपना प्रयोग है। तो जिन शब्दों का अर्थ होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। कभी भी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जो हमारे सार्थक शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे मेरे याद रखिएगा, आपके विकल्प में दिखाई देगा 4, और 4 पे आपको टिक कर देना है, क्योंकि सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, और आपका विपरार्थी या फिर विलोम शब्द। एकार्थी का मतलब क्या है, पता है बच्चों को? आप पढ़ेंगे इनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एकार्थी का मतलब एक अर्थ देने वाला जो शब्द होता है। जैसे हमने कह दिया सूर्य, भाई सूर्य एक है ना। हमने कह दिया पृथ्वी, ठीक है, हमने कह दिया चांद, ये एक है ना। तो एक अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेक अर्थ यानी कि शब्द एक ही है, लेकिन उसके क्या हो बच्चे, अनेक अर्थ होते हैं, तो वही शब्द हमारा क्या कहलाता है, अनेकार्थी शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा हरि, अब हरि का मतलब क्या होता है, बंदर भी होता है। और हरि किसके लिए प्रयोग किया जाता है, विष्णु के लिए भी प्रयोग किया जाता है ना। जैसे हमने कहा अंक, अंक का मतलब क्या होता है, नंबर भी होता है। और अंक का मतलब क्या होता है, गोद भी होता है कि नहीं होता है। यानी कि आपके शब्द एक ही हैं, शब्द एक है ना हरि, लेकिन उसका प्रयोग बंदर और क्या है, विष्णु जी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अंक क्या है, शब्द एक ही है, लेकिन क्या है, उसका अर्थ नंबर भी हो जाता है और गोद भी होता है। तो क्या होता है, अनेक अर्थ देने वाले शब्द, यानी कि शब्द एक ही है लेकिन वो अर्थ क्या दे रहा है, अनेक दे रहा है। ऐसे शब्दों को हम लोग अनेकार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द सभी को पता है, यानी कि क्या है, समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम लोग समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और अगर हम बात करें विपरार्थी या फिर विलोम शब्द, तो जो क्या देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, यानी कि उल्टा अर्थ देते हैं। ऐसे शब्दों को हम लोग विपरार्थी या फिर विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे रात का विलोम क्या हो जाता है, मतलब जो उल्टा अर्थ देते हैं, जो विपरीत अर्थ देते हैं। रात का विलोम क्या हो गया, दिन हुआ कि नहीं। अच्छा का विलोम क्या हो गया, बुरा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या दे रहे हैं, उल्टा अर्थ दे रहे हैं ना, विपरीत अर्थ दे रहे हैं ना। तो उन्हें ही क्या कहते हैं, विपरार्थी या फिर विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। अब देखिए,
इनका अपना अर्थ है कि नहीं है, ये अर्थ दे रहे हैं ना, तो इसीलिए ये किसके अंतर्गत आते हैं, सार्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला बात करें अगर हम निरर्थक। निरर्थक शब्द कहता है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ ही ना हो वो हमारे क्या हैं, निरर्थक हैं, लेकिन भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। भले इनका कोई अर्थ नहीं है, कोई काम नहीं है इनका, फिर भी क्या होता है, जरूरत पड़ने पर हम इनका प्रयोग कर लेते हैं, हम इनको याद कर लेते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कहा गया चटाचट, फटाफट, फट, टन, चट। अब इनका क्या कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है, लेकिन भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द के नाम से जाने जाते हैं। देखो अब बच्चों को लग रहा होगा अरे वाह इतना इजी सा था, सार्थक मतलब है जिनका अर्थ निकलता है, निरर्थक का मतलब है जिनका अर्थ नहीं निकलता है, इतना इजी सा है। नहीं बच्चे, जब कोई चीज इतना आसान लगने लगता है ना, तब बस वहीं पे वो एक पॉइंट लिखवाता आपसे, जिसे क्या कहा जाता है, नोट नाम से जाना जाता है, और वो बड़े खतरनाक पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो आइए जरा उन खतरनाक लोग से भी मिल लेते हैं हम लोग। देखिए जो हमारे निरर्थक भैया थे उन्होंने बोला कि यदि निरर्थक शब्द अकेला है, मतलब अगर मैं अकेला हूं तो मैं निरर्थक हूं, मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि मैं सार्थक के साथ प्रयोग कर दिया गया, यानी कि मैं किसी के काम आ गया, तो भाई मेरा भी जीवन क्या हो गया, सार्थक हो गया। अब ये नहीं कह सकते हो कि भाई ये कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब बेकार है, नहीं, इन्होंने कहा अकेले हैं तब हम बेकार हैं, लेकिन जैसे ही हम काम आए वैसे ही हम बेकार नहीं रह गए, वैसे ही हम क्या हो गए, सार्थक हो गए। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बच्चे, यहाँ पे खाना शब्द क्या था, सार्थक था, ठीक है, लेकिन उनके साथ प्रयोग किया गया जो वाना शब्द, अगर वाना शब्द आपको लिख के दे दिया जाए, आपसे पूछे कैसा शब्द है, भाई निरर्थक है, वाना का क्या अर्थ होता है, लेकिन जैसे ही वाना शब्द खाना के साथ प्रयोग कर दिया गया, वैसे ही ये शब्द क्या बन गया, आपका सार्थक बन गया, अब ये निरर्थक नहीं रह गया। जैसे पानी, पानी आपका सार्थक शब्द है, वाणी शब्द क्या है, निरर्थक है। अब ये वाणी जो कि निरर्थक था, जिसका कोई अर्थ नहीं था, जैसे ही पानी शब्द के साथ प्रयोग किया गया, जीवन इनका क्या हो गया, सार्थक हो गया। चाय, वाय, चाय शब्द क्या है, सार्थक है ना भाई, चाय का अपना अर्थ है, लेकिन वाय का क्या अर्थ है, निरर्थक है। अभी पूछा जाता वाय शब्द कैसा है, आप बोलेंगे निरर्थक, लेकिन जब यही चीज सार्थक शब्द के साथ प्रयोग किया गया, यानी कि चाय वाय आपसे पूछा गया कैसा शब्द है, आपके विकल्प में दिया रहेगा बेटा सार्थक है, निरर्थक है, सार्थक निरर्थक दोनों है, कोई नहीं है, तो याद रखिएगा तब आप क्या बताएंगे, ये नहीं कि चाय शब्द सार्थक है, वाय शब्द निरर्थक है, यानी कि विकल्प सही हो गया सार्थक निरर्थक, नहीं बच्चा। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सार्थक जो शब्द होगा वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर ना, रोटी वोटी, रोटी सार्थक है, वोटी निरर्थक है, लेकिन अब ये सार्थक के साथ प्रयोग किए गए तो इनका जीवन क्या है, सार्थक। देखो कितना इजी सा था, नहीं पता होता, पता चलता, पूछा जाता चाय वाय कैसा शब्द है, विकल्प देखते एक दिया रहता सार्थक निरर्थक, खट्ट से उस पर टिक कर देते, लगता अरे वाह हम तो सब सही करके आ रहे हैं, बस वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है यदि निरर्थक शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये कह रहे हैं देखो भैया हमको इतना मत समझिए कि इतने खाली बैठे हैं हम, ठीक है, कोई काम धाम नहीं है हमको, नहीं भैया, यदि हम वाक्य में प्रयोग कर लिए गए ना तो समझ जाइएगा हम तुरंत सार्थक बन जाएंगे। इन्होंने कहा कि अगर यही टिक टिक शब्द बेटा अकेला दिया होता और आपसे पूछ लिया जाता कि ये जो टिक टिक शब्द है ये क्या है, सार्थक है या निरर्थक है, तो आप तुरंत बताते ये टिक टिक शब्द क्या है, आपका निरर्थक शब्द है। अब ये वाक्य में प्रयोग कर दिए गए कि घड़ी टिक टिक करती है, अब ये अंडरलाइन किया जाएगा आपसे और पूछा जाएगा कि बताइए ये सार्थक है या फिर निरर्थक है,
तो बस अब कभी भी निरर्थक मत बताइएगा, क्योंकि अब तो ये कह रहे हैं हम वाक्य में प्रयोग कर दिए गए हैं। ठीक है, अब हमको हवा में मत लीजिए आप, हम सार्थक हो गए, हमारा जीवन सफल हो गया है। यानी कि अब कैसे शब्द हो गए ये? सार्थक। घंटा टन टन बजता है, यानी कि टन टन अकेला दिया होता तो निरर्थक, कोई काम नहीं था उनका। लेकिन जैसे ही ये प्रयोग कर दिए गए वाक्य में, घंटा टन टन बजता है, अब टन टन को अंडरलाइन करके आपसे पूछा जाएगा कि ये सार्थक शब्द है या फिर निरर्थक। तो बच्चे मेरे याद रखिएगा, इनका जीवन क्या हो गया? सार्थक हो गया। यानी कि अब ये कैसे शब्द हो गए? सार्थक शब्द हो गए। पॉइंट्स क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चे? हाँ, देखो कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। फिर मैं वही बात कहूंगी, कहीं से कुछ भी पूछा जाए आप सब सही करके आएंगे। मतलब वो जो 10 प्रश्न छोड़ना भी है ना, उसको भी मन ना करे छोड़ने को। ऐसा रहे कि भाई ये ना हमको सारे के सारे आ रहे हैं, मन ही नहीं कर रहा है कौन से 10 छोड़े। लेकिन चलिए, आपने मेरे ऊपर सहानुभूति दिखाया है तो मैं भी आपके ऊपर सहानुभूति दिखा रहा हूँ, दिखा रही हूँ। ठीक है, कि हम भी जो है ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं, ऐसे वाला। चलिए आगे, बहुत बढ़िया बच्चे मेरे, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि भाई आपके जो पशु पक्षी की आवाज होती है, पशु पक्षी की आवाज सुने हो ना, या फिर कोई वाद्य यंत्र है उसकी जो आवाज होती है, जब वो अपने रूप में रहता है ना तो निरर्थक है। अब ची ची, भौ भौ, ठीक है, ढम ढम ऐसे बजता रहे तो क्या है? कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है भैया। भौ 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 क्या अर्थ है? कुछ अर्थ समझ में आता है आपको? नहीं आता है ना। ढम 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 करता रहे, क्या कोई अर्थ समझ में आता है? नहीं आता है। लेकिन 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 ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपने मेरा प्रयोग वाक्य में कर दिया, वैसे ही जो हम पशु पक्षी की आवाज है, जो वाद्य यंत्र की आवाज है, हम सार्थक हो जाएंगे। यानी कि यही अगर चींची शब्द आपको अकेला दिया रहता या आपसे पूछा जाता कि पशु पक्षी की आवाज कैसे शब्द हैं, वाद्य यंत्र की आवाज कैसे शब्द हैं, तो आप तुरंत बताते निरर्थक। यानी कि अब यहां से आपसे पूछा जाता कि चींची कैसा शब्द है, तो आप बताते निरर्थक। भौं भौं कैसा शब्द है, आप कहते निरर्थक। लेकिन चिड़िया चींची करती है, अब ये वाक्य दिया गया ना आपको, और आपको चींची पे अंडरलाइन किया गया और आपसे पूछा गया कि भाई ये चींची कैसा है, तो बच्चा एक निरर्थक ऑप्शन दिया रहेगा, गलती से भी मत लगाना उस पे। किस पे लगाओगे? बस विकल्प में दिया रहेगा सार्थक। ठीक है, आप तुरंत उस पर टिक कर देना। ये सब क्वेश्चन पता है आपको पैसेज दिया जाता है, और पैसेज के अंतर्गत ना वो कहीं पे ऐसे वाक्य लिखे रहते हैं, वो वाक्य उठा के दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए ये सार्थक शब्द है या फिर निरर्थक शब्द है। सार्थक निरर्थक दोनों है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप सभी गलती से भी उस प्रश्न को गलत करेंगे। यानी कि ढोल ढम ढम करता है, यही ढम ढम अगर अकेला देता तो निरर्थक, लेकिन वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है तो इनका जीवन क्या हो गया? सार्थक हो। क्लियर ना? क्या क्या समझ में आया? निरर्थक शब्द अकेला है तो निरर्थक, सार्थक शब्द के साथ प्रयोग कर दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? वो सार्थक हो जाएगा। ठीक है, अगर निरर्थक शब्द अकेला है तो निरर्थक, वाक्य में प्रयोग कर दिया जा रहा है सार्थक। पशु पक्षी की आवाज, वाद्य यंत्र की आवाज निरर्थक, वाक्य में जैसे ही इनका प्रयोग कर दिया जा रहा है क्या हो जा रहे हैं? ये सार्थक। तो ये कहानी थी आपके सार्थक और निरर्थक की। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट्स पर, और हमारा जो अगला वर्गीकरण है वो क्या है? वो कह रहा है कि जब आपसे पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर, ठीक बच्चे, या फिर आपसे क्या पूछा जाए? आपसे पूछा जाए स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, या फिर बच्चे आपसे पूछा जाए इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। तो बच्चा याद रखिएगा, कितना बताएंगे आप? 4। कितने? 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और
विदेशज शब्द। ठीक है, 4 होते हैं, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास, कुछ भी पूछा जाए। तत्सम का मतलब आप सभी जानते ही हैं, जो शब्द संस्कृत में जैसे थे हमने उनको उठाया और हिंदी में उसी तरीके से उनका प्रयोग कर लिया। तत्भव शब्द क्या है कि भाई हम संस्कृत से चले, हजारों साल पहले चले, तो भाई चलते चलते कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि चले बेचारे संस्कृत से, लेकिन चलते चलते जब तक उनके प्रयोग की बारी आई तब तक उनमें कुछ परिवर्तन हो गया, वो हमारे तत्भव शब्द हुए। देशज का मतलब क्या हुआ, जो देश के शब्द थे, देशी शब्द थे, जिनका हमें पता ही नहीं था कि वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए, बस वो जन्म ले लिए, वो हमारे देशज। और जिन शब्दों को हम विदेशों से लेके आए हैं, क्या हो भैया, थोड़ा हमारे यहाँ भी आपका स्वागत है। ठीक है, कुछ दिन हमारे यहाँ भी आप क्या करिए, विश्राम करिए। तो जो शब्द हम विदेशों से लेके आए हैं, यानी कि जो आगत शब्द हैं, वो हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आइए अभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उनको डिटेल में पढ़ने से पहले जब यही प्रश्न आपसे परिवर्तित कर दे, यानी कि आपसे पूछा जाए व्याकरण के अनुसार, व्याकरण मतलब जानते हैं ना किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो व्याकरण के ज्ञाता होते हैं। ठीक है, जिन्हें व्याकरण की जानकारी होती है, जब आपसे पूछा जाए व्याकरण के अनुसार उत्पत्ति के आधार पर आप शब्द का भेद बताइए, व्याकरण के अनुसार इतिहास के आधार पर आप शब्द का भेद बताइए, व्याकरण के अनुसार स्रोत के आधार पर शब्द का भेद बताइए, तो बच्चा कभी गलती से 4 पे मत टिक कर दीजिएगा। विकल्प दिया रहेगा 4, लेकिन गलती भी मत करिएगा। आपको एक विकल्प दिखाई देगा 5 और उस पे आपको टिक करना है, यानी कि एक लोग और ऐड हो जाते हैं, कहते हैं भैया हमको भी लेते चलिए। ठीक है, वो कहे ठीक है आ जाइए, आपको भी लेते चलते हैं, तो उनको भी ऐड कर दिया गया और उनका नाम क्या था, संकर शब्द था। यानी कि 2 भिन्न भिन्न भाषाओं से मिलकर जब शब्द की रचना होती है, तो वही हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में। अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आ जाइए आगे देखते हैं। देखो, तत्सम, ठीक है, जैसे थे, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कहें वो कि भाई हम जैसे हैं, हमें कोई परिवर्तन मत करिएगा, हमको वैसे ही ले चलिए और ऐसे ही वहां पे रख दीजिएगा। यानी कि क्या कहा गया है, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। किसी भाषा, यानी कि कौन सी भाषा थी, संस्कृत। ठीक, किसी भाषा से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो याद रखना बच्चा मेरे, क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते। यानी कि कहा गया तत्सम का अर्थ है उसके समान, यानी कि ज्यों का त्यों, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, हम नहीं परिवर्तित होंगे। जैसे हम पहले पढ़ाते थे वैसे ही आज भी हम पढ़ाएंगे। जितनी मेहनत हम पहले आपके लिए करते थे, उतनी ही मेहनत हम आज भी आपके लिए करेंगे। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वही चीज कहा गया है कि उसके समान ज्यों का त्यों, अर्थात जो शब्द संस्कृत से बिना रूप बदले, बिना परिवर्तित हुए हिंदी में प्रयोग कर दिए जाते हैं ज्यों का त्यों, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र हो गया, हरिद्रा हो गया, क्षीर हो गया, पर्यक हो गया, ये सारे क्या हैं, इनको बोलने में भी बहुत कठिनाई होती है क्योंकि ये संस्कृत के शब्द होते हैं ना, तो इनको बोलने में ना जो जिह्वा होती है वो लड़खड़ाने लगती है, उसको परेशानी होती है। अब आम्र बोलेंगे, जाएंगे आम खरीदने और बोलेंगे भैया 2 किलो आम्र पैक कर दीजिए, तो पहले वो ऊपर से नीचे देखेगा, कहेगा क्या भाई साहब कहीं बाहर से आए हैं क्या। ठीक है, तो क्या है, और कहेंगे भैया आम थोड़ा 2 किलो, तब जान जाएंगे बस भैया अपने एरिया के लोग हैं। अब कहेंगे भाई साहब 1 पैकेट हरिद्रा चाहिए था, तो पहले ऊपर से नीचे कहेंगे नहीं है नहीं है, हरिद्रा फरिद्रा हम नहीं बेचते हैं। ठीक है, सिंपल से बोलेंगे भैया हल्दी चाहिए था, तुरंत दे देंगे। यानी कि क्या है, इनको बोलने में कठिनाई होती है। कहोगे मम्मी खीर खाने का बड़ा मन है,
मम्मी कहेंगी रुकिए अभी खीर नहीं, अभी हम तुमको सब खिलाते हैं, काहे परेशान हो रहे हो, खीर खाएंगे। कह दो अरे मम्मी खीर का मतलब खीर खाएंगे, खीर। मम्मी कहेंगे अरे भैया बिल्कुल बना के खिलाएंगे, ठीक है। तो क्या है पर्यक, पर्यक मतलब क्या होता है, पलंग। अब देखो ये क्या है, इनको बोलने में बड़ी कठिनाई होती है, इसको हम लोग एक चैप्टर ही पढ़ेंगे तत्सम तद्भव, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, यानी कि कभी भी तत्सम तद्भव के प्रश्न गलत नहीं होंगे। लेकिन आज क्या है, आज हम इनको शब्द में पढ़ रहे हैं, इसीलिए बस थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे इनके बारे में। ओके बच्चे, अगला देखिए, तद्भव क्या कहते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से, यानी कि संस्कृत से बेचारे चले, प्राकृत पाली अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक आए, इतना लंबा सफर करके। अरे आज के समय में भी किसी से कोई बात कह दीजिए अपने बेस्ट फ्रेंड से या किसी से भी, और कह दीजिएगा, देखिए किसी से कहिएगा मत, तुरंत वो बात दूसरे तक ट्रांसफर होगी और कहा जाएगा देखिए भैया किसी से कहना मत, वो बात वो बोली है किसी से कही, कुछ और उन तक पहुंचेगा, फिर वो ट्रांसफर करेंगे जब कहीं और पे कि देखिए कहिएगा मत किसी से, ठीक है। वो क्या, वो कुछ और कहेंगे, मतलब जो उस व्यक्ति ने, सबसे पहले व्यक्ति ने जो बात कही होगी वो लास्ट वाले व्यक्ति तक कभी नहीं पहुंचती है। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी तो था कि क्या था, ऐसे शब्द जो संस्कृत से क्या है आए, लेकिन लंबा सफर तय करते करते क्या हो गए, उनका रूप परिवर्तित हो गया, वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव का अर्थ क्या होता है, उससे उत्पन्न, यानी कि ये किससे उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। जैसे आम्र का आम हो गया, हरिद्रा का हल्दी हो गया। अब इनको बोलने में कठिनाई नहीं होती है, जीभ आपका लड़खड़ाएगा नहीं, आसानी से आप इनको बोल देंगे। क्षीर का खीर, पर्यक का पलंग, ठीक है बच्चे, चलो बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, देशज, जो हमारे भाषा बोली के शब्द होते हैं, जो हम कहीं से लेके नहीं आते, हमारे एरिया का जो शब्द होता है, हमारे कुछ फेवरेट शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ जो देश में जन्म लिए हैं, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है, वो देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब जो हमारी भाषा बोली, जैसे कटोरा, डिबिया, डिब्बा, छिलका, चिमटा, लोटा, ये सारे क्या हैं आपके, ये जो सारे शब्द दिए हैं, ये सारे शब्द आपके क्या हैं बच्चे, देशज शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे जन्म लिए हैं, ये देश में जन्म लिए हैं। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आया ना। इनका कोई थोड़ा पहचान नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे भाषा बोली के शब्द होते हैं। अब कहीं पे कटोरा कहे जाएगा, कहीं पे कहेंगे भैया अंटा चढ़ के बैठे हैं। अंटा का मतलब क्या हुआ, किसी को पता अंटा मतलब क्या होता है, छत का सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है ना, उसे अंटा कहा जाता है। ओके चलो बहुत अच्छे, अगला देखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला हमारा है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हुए जो शब्द होते हैं वो हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। मतलब आज हम लोग नहीं कॉपी पेस्ट वाले हुए हैं, आज के समय में ही नहीं हम लोग कॉपी करते हैं, भैया वो जैसे ही जो है जूता पहने थे वैसे ही जूता हम इस शादी में पहनेंगे, जैसे वो शेरवानी पहने थे ना उस वाले मूवी में, ऐसी ही शेरवानी अब की बार हमारे लिए खरीदना है, लहंगा जैसे उनका था सेम वैसे। तो आज ही हम लोग आज के समय में सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम लोग बहुत समय से ले आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, वो हमारी खानदानी परंपरा है, हम नहीं छोड़ेंगे उसको। तो वही चीज कहा गया है, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में जो आए हुए शब्द हैं वही तो हमारे विदेशज शब्द कहलाते, क्योंकि ये आए हैं, हम इनको ले आए हैं, इसीलिए इन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, आगत शब्द के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब जैसे अंग्रेजी शब्द, भाई अंग्रेजी भाषा के शब्द को तो पहचानने में प्रॉब्लम होती नहीं है। जैसे आपने कहा डॉक्टर, प्लेन, क्रिकेट, फाइल, स्कूल, स्कूटर, ठीक है, ये सारे क्या हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। जैसे थे अंग्रेजी को वैसे ही हम उठा ले आए। अब आपसे पूछा जाए भाई डॉक्टर का हिंदी शब्द क्या होगा, तो आपको लगेगा भैया अंग्रेजी ही ठीक है, डॉक्टर ही ठीक है, क्रिकेट क्रिकेट ही ठीक है, अंग्रेजी आएगा हिंदी बोलने में बहुत कठिनाई हो जाएगी, ठीक है। अरबी, देखो यहाँ पे हम आपको ना विदेशी भाषाओं को पहचानने का बच्चे ट्रिक बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, अरबी शब्द है ना, ट्रिक, क्योंकि ये पैसेज में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं।
और ट्रिक बताने से पहले एक बात मेरी याद रखना बच्चा, जब भी हम किसी चीज का ट्रिक बताते हैं, चाहे वो मैथ्स हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, तो कभी भी वो ट्रिक 100% नहीं फॉलो होता है, लेकिन फिर भी कुछ फॉलो होता है, हम कुछ चीजें उसमें कर सकते हैं उनसे रिलेटेड। तो अगर हमें कुछ नहीं आता है और कुछ हम ट्रिक के माध्यम से ही यदि हमारे लिए कुछ अच्छा रहे, तो क्यों ना हम ट्रिक को जान लें। वैसे बहुत फॉलो कर जाता है ये ट्रिक, ठीक है, मतलब 100% तो फिर बच्चा मैं कहूँगी नहीं कि 100% वो फॉलो करेगा, फिर भी बच्चे 90% तो कर ही जाते हैं ये, और लगभग सारे क्वेश्चन ही मिल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है फंस जाता है। जैसे देखिए, सबसे पहला अरबी शब्द, अरबी शब्द का ट्रिक क्या है बच्चे, ये कानून से संबंधित शब्द होते हैं, ठीक है, कानून से। जैसे इस्तीफा, अब इस्तीफा शब्द आपसे दिया, पूछा गया कैसा शब्द है, कुछ कानून से रिलेटेड शब्द लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। कसूर, कर्ज, अदालत, इंसाफ, दफा, सबूत, वकील, मुजरिम, सजा, इल्जाम, दलील, हुक्म, हमला, फैसला, हाजिर, हवालात, ऐसे जो शब्द हैं, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत पूछे जाते हैं उनको सिर्फ मैंने लिखा है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इनके संख्या अनगिनत है इनकी। तो क्या है, आप देख रहे हैं ना, ये जो आपके सामने शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये शब्द आपको कानून से रिलेटेड शब्द लग रहे हैं कि नहीं। तो अरबी शब्द की पहचान क्या होती है बच्चे मेरे, क्या ट्रिक है इनकी, कि जो अरबी शब्द होते हैं वो कानून से संबंधित शब्द होते हैं। क्लियर ना, डन, किसी को कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है फारसी। फा से क्या है बच्चा, यहाँ पे फारसी है, और फा से क्या होता है, फायदा नुकसान होता है, ठीक है। यानी कि क्या ट्रिक है, 100% नहीं, फिर मैं कहूंगी नहीं तो ये कहो अरे मैडम आपने तो बताया था, हम तो वही फॉलो कर रहे थे। बेटा 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है, किसी चीज की 100% गारंटी नहीं होती है। तो देखो फारसी शब्द क्या होता है, फायदा नुकसान, यानी कि यदि आपका जो शब्द दिया रहे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप और देखो कि क्या वो जो शब्द दिया गया है, क्या वो शब्द फायदे और नुकसान से संबंधित है। अगर जो शब्द दिया है और वो शब्द आपका फायदा नुकसान से संबंधित है बच्चे, तो याद रखिएगा वो शब्द आपका क्या कहलाएगा, फारसी शब्द कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सौदागर, हफ्ता, तनख्वाह, जागीर, खुराक, मुफ्त, पैदावार, कारोबार, जमीन, रईस, बीमा, आवारा, गल्ला, खामोश, मोर्चा, जान, ठीक है, जोरा, दिल, बीबी, ये सारे फायदा नुकसान से संबंधित है, ठीक है। क्या है, अब कुछ लोग कहेंगे मैम ये दिल, बीबी, जान, जोरा, मोर्चा, ये सब समझ में नहीं। अरे भैया क्या है, मतलब मजाक कर रहे हैं, हाँ, उसमें मत लीजिएगा। क्या है, दिल टूट गया तो नुकसान ही नुकसान है, नहीं टूटा तो फायदा ही फायदा है। बीबी अच्छी मिल गई, जैसा चाहते थे, तो फायदा ही फायदा है, लेकिन जस्ट अपोजिट मिल गया तो क्या है, नुकसान ही नुकसान है ना। मुफ्त की कोई चीज़ मिल रही है तो फायदा ही फायदा है, मुफ्त में तो भाई कहीं पे भी खाना खाने चले जाते हैं, ठीक है। क्या है, सौदागर अच्छा मिल गया तो फायदा ही फायदा है। कि क्या है, आए थे साइकिल से और हमें BMW का सपना दिखा के चले गए, रात भर हम सोचते रहे कि भाई क्या है, 2 लोग को जोड़ेंगे और BMW मिल जाएगा, लेकिन क्या पता था वो जो सौदागर जी आए थे हमारे पास, वो खुदे बेचारे साइकिल से आए थे, ठीक है। और हम रात भर सपना देखते रहे, अब तो भाई सीधे एक BMW घर के बाहर, एक BMW उधर, ठीक है, बढ़िया आलीशान बंगला रहेगा हमारा। तो क्या है, नुकसान ही नुकसान है। जान क्या हो गया, जान का मतलब क्या है, जान खतरे में है तो नुकसान ही है, जान को कोई खतरा नहीं है तो फायदा है, ठीक। गल्ला, गल्ला का मतलब क्या, गल्ला मतलब जान रहे हैं ना, जो अनाज का ढेर होता है। बढ़िया अगर हुआ अनाज तो फायदा ही फायदा है, बर्बाद हो गई तो नुकसान ही नुकसान है। देख रहे हैं ना, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बच्चे, बस, ठीक। आप देखेंगे पुर्तगाली शब्द जो होते हैं ना, ये घरेलू, घर से रिलेटेड शब्द होते हैं, घर से संबंधित शब्द होते हैं। जैसे आपके घर में ही वो शब्द मिल जाते हैं। जैसे बाल्टी, अब दिया तो घरेलू सामान से,
चाबी, घरेलू सामान, फीता, कमीज, तौलिया, मेज, तंबाकू, आलपेन, अलमीरा, परात, स्पात, आया, कनस्टर, ये सारे घर से संबंधित शब्द हैं कि नहीं है? तो जो घर से संबंधित शब्द होगा यानी कि घरेलू शब्द है वो पुर्तगाली, और तुर्की जो शब्द होते हैं वो मोस्टली मार काट से संबंधित होते हैं, मारपीट से संबंधित शब्द होते हैं। जैसे आपका कैंची मार काट से संबंधित है कि नहीं है? किसी को भी मारने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो बंदूक, बारूद, उस्तरा, लारा, ठीक है, औजार होता है। लफंगा, चेचक, बहादुर, मुगल, काबू, बेगम, ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं आपके जो है तुर्की शब्द है कि नहीं है? क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अगर होगा बच्चे कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो तुरंत पूछना कि मैम ये चीज हमें नहीं समझ में आया है। आप एक बार पूछोगे हम आपको 10 बार बताएंगे, लेकिन कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं से कुछ भी पूछा जाए हम सब कुछ कर ले जाएंगे। अगला देखिए, संकर शब्द। संकर शब्द क्या कहते हैं कि भाई हम दो विभिन्न भाषाओं से बनेंगे, यानी कि दो भिन्न भिन्न भाषाओं से जो बनने वाले शब्द होते हैं हमारी हिंदी में उसे संकर शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे टिकट, घर, अब टिकट आपका अंग्रेजी शब्द हो गया, घर हिंदी शब्द हो गया। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत शब्द हो गया, गांठ अंग्रेजी शब्द हो गया। जैसे आप क्या कहते हो, रेलगाड़ी आपका फेवरेट वाला ना। डबल रोटी, रेल अंग्रेजी शब्द हो गया, गाड़ी हिंदी शब्द हो गया। डबल अंग्रेजी शब्द हो गया, रोटी हिंदी शब्द हो गया। जांच करता, जांच हिंदी शब्द हो गया, करता संस्कृत शब्द हो गया। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी शब्द हो गया, चार्ज अंग्रेजी शब्द हो गया। सिलाई मशीन, सिलाई हिंदी शब्द हो गया, मशीन अंग्रेजी शब्द हो गया। तो क्या कहा जाता है, जब शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के योग से बने होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। डन बच्चे? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए आगे देखते हैं। आपसे कभी भी पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद बताइए, जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द का भेद, आप याद रखिएगा बेटा 3 बताएंगे, और 3 हमारा कौन सा हो जाएगा, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब क्या होता है, जो शब्द अक्षर से मिलकर बनते हैं, जिनका खंड नहीं कर सकते हो। यौगिक 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते हैं लेकिन तीसरा अर्थ नहीं देते हैं। और योग रूढ़ क्या होता है, भाई 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से तो बनते हैं और तीसरा अर्थ देते हैं, यानी कि जो आप बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। देखिए, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, यानी जिन शब्दों का खंड निरर्थक हो, जो शब्द वर्ण या अक्षर से मिलकर बने, शब्दों से मिलकर नहीं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए पीला, पीला यहाँ पे दिया ना, अगर पीले को बच्चा हम अलग करेंगे, आपने लिखा पीला, ये दो, क्या इनका कोई सार्थक अर्थ आ रहा है? कोई सार्थक अर्थ नहीं आ रहा ना। नाक शब्द दिया, अगर नाक को हम खंड करेंगे तो ये टूटेगा ना प्लस का में। क्या इनका जो खंड किया गया, क्या कोई सार्थक खंड इनका आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो बस वही, जिन शब्दों का खंड सार्थक ना हो, जो शब्द वर्ण या अक्षर से मिलकर बनते हैं, वो हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अगला हमारा है यौगिक। यौगिक क्या कहता है, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने और जब हम उनका खंड करें, जब हम उनको तोड़ें तो वो सार्थक अर्थ दे, ठीक, वो हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक। जैसे यहाँ पे देखिए दूध वाला दिया है ना, अगर आप इनको तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेंगे, दूध प्लस वाला। एक शब्द आपका क्या हो गया, दूध हो गया, और दूसरा शब्द क्या हो गया, वाला हुआ। हुआ कि नहीं हुआ, सार्थक खंड आ रहा है ना। अब यहाँ पे जैसे आपको दिया रसोई घर, यानी कि ये रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं, 2 या 2 से अधिक जो रूढ़ शब्द होते हैं। अब रसोई घर दिया, अब
यहाँ पे देखिए एक शब्द रसोई क्या है, सार्थक खंडार है कि नहीं, घर का भी सार्थक खंडारन, लेकिन यहीं पे सिर्फ रसोई पूछा जाता तो वो कैसे शब्द हो जाते आपके, तो रूढ़ शब्द होते कि नहीं होते। ठीक है, समझ में आया ना। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं, जिनका खंड करिए तो वो सार्थक हो जाते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। और अगर मैं बात करूं योग रूढ़ का, तो क्या कहते हैं, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से तो मिलते बनते हैं, लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़ देते हैं और क्या देने लगते हैं, विशेष अर्थ देने लगते हैं, यानी कि तीसरा अर्थ देने लगते हैं। यानी कि जो आप बहुब्रीहि समास में पढ़ते हैं ना कि भाई वो तीसरा अर्थ देते हैं ना, सेम वही चीज योग रूढ़ भी कहलाता है कि हम अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पंकज, पंकज को अगर आप तोड़ेंगे तो पंक प्लस जा में ये टूटेंगे। पंक का मतलब क्या होता है बेटा, कीचड़, ठीक है, और जा का मतलब क्या होता है, उत्पन्न। जो कीचड़ में उत्पन्न होता, तो कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है कि नहीं होती है, लेकिन हम लोग पंकज किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं। जैसे नीलकंठ, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नीला प्लस कंठ, यानी कि नीलकंठ। अब ये थोड़ी ना कि हम अपना कंठ नीला कर दें, आप हमको नीलकंठ कहने लगेंगे, नहीं, आप नीलकंठ किसको कहेंगे, भगवान शंकर को कहेंगे। ठीक है, लंबोदर, लंबा उदर, अब जिसका पेट लंबा है आप थोड़ी ना कहने लगेंगे लंबोदर है ये, नहीं, आप किसको कहेंगे, गणेश जी को ही कहेंगे। चक्रपाणी, वैसा थोड़ी ना है कि हम चक्र को धारण कर लें और आप हमको चक्रपाणी कह देंगे, नहीं, ठीक है, चक्रपाणी किसको कहा जाएगा, विष्णु जी को कहा जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हैं ना, लेकिन विशेष अर्थ दे रहे हैं, तीसरा अर्थ दे रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यहां तक सभी को डन। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं चीजों को बहुत अच्छे से समझाने की, और कुछ भी छोड़ भी नहीं रहे हैं कहीं पे भी, ताकि कहीं से कुछ भी पूछा जाए आप बता ले जाइए। फिर भी बच्चा अगर कहीं कंफ्यूजन होगा प्लीज पूछ लेना कि मैम ये चीज नहीं समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखते हैं, प्रयोग या फिर व्याकरण के आधार पर। तो याद रखिएगा, विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब होता है जिन्हें आप लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित कर लेते हो, और अविकारी का मतलब होता है जिन्हें आप नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। आइए देखते हैं, देखिए, विकारी शब्द कहते हैं जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर परिवर्तन संभव हो। मतलब वो कहते हैं हम विकारी हैं, हमको परिवर्तित कीजिए लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, कारक के आधार पर। ठीक है, व्याकरण में 4 विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, अब संज्ञा में कैसे, विकारी का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए लड़का एक पुल्लिंग शब्द है कि नहीं, अब लड़का को अगर हम लिंग के आधार पर परिवर्तित करना चाहें और आपसे पूछा गया लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो तुरंत लड़की बताएंगे कि नहीं, परिवर्तित हो रहा है कि नहीं, परिवर्तित हो गया। ठीक है, जैसे सर्वनाम में तुम, अब आपसे पूछा गया तुम का बहुवचन क्या होगा, आप बोलेंगे ना तुम लोग। ठीक है, तो आपको क्या लिख के दे दिया, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, परिवर्तन हो रहा है, तो बस वही चीज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राम, अब राम पुल्लिंग है तो क्रिया क्या हो जाएगा, पढ़ता है, लेकिन अगर सीता होती तो क्या लिखते, सीता पढ़ता है, तुरंत परिवर्तित हो जा रहा है क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी तो आपकी परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि पढ़ती है हो जाएगा। ठीक है, अगर लड़का गोरा है तो आप बोलेंगे गोरा लड़का, लेकिन अगर लड़की गोरी है तो आप थोड़ी ना कहेंगे लड़का गोरा लड़की, तुरंत परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं, परिवर्तित हो जाएगा। तो जिन शब्दों को लिंग वचन कारक काल के आधार पर हम परिवर्तित कर देते हैं वो विकारी, और हिंदी व्याकरण में 4 विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। डन सबको, नेक्स्ट देखते हैं। अविकारी शब्द क्या कहते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, काल, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो। आप इनको परिवर्तित मत करिए, ये जैसे हैं, चाहे आपका लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, कुछ भी हो,
ये कहते हैं हम परिवर्तित नहीं होंगे। आपके क्या हैं, निम्न अविकारी शब्द होते हैं, यानी कि अव्यय के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो सारे आते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक, निपात। राम है, धीरे धीरे चलता है। अगर आपको लिखा गया कि भाई जो राम है वो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राम था तो आपकी क्रिया जो है वो चलता है, पुल्लिंग फॉर्म में है, लेकिन धीरे धीरे आपकी क्रिया विशेषण है। अगर यहाँ पे सीता होती, ठीक है, तो क्या यहाँ पे धीरे धीरे लिख देते, तब भी तो आपका धीरे धीरे चलती है, क्रिया आपका परिवर्तित हो गया। सीता धीरे धीरे, क्रिया परिवर्तित हो गया, यहाँ पे चलता है की जगह चलती है आ गया, लेकिन आपका क्रिया विशेषण नहीं परिवर्तित हुआ। राम और श्याम लिखेंगे तब भी और आएगा, सीता और गीता लिखेंगे तब भी आपका और ही आएगा। तो क्या है, जो हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक, निपात, ये जो अव्यय जो होते हैं, अव्यय के जितने भी भेद होते हैं ये सारे अविकारी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप इनको लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते हो। डन सबको? तो ये हमारा शब्द का टॉपिक था, हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं आप सभी क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है, कितना आप सभी को आ रहा, आंसर आप सभी लोग करिएगा। जैसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? विकल्प दिया है तत्सम, तत्भव, देशज या विदेशज। संस्कृत के ऐसे शब्द जो जैसे थे वैसे ही उठाया और हिंदी में प्रयोग कर लिया। यस, बहुत बढ़िया, अरे तुम लोग इंटेलिजेंट हो कि मुझे पता है, सब आता है। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द, कोई परिवर्तन नहीं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, यानी कि जिन शब्द को बोलने में कठिनाई होगी वही तत्सम शब्द हैं। पड़ोसी, गोधूम, बहू या फिर शहीद। तत्सम शब्द पूछा गया है, पड़ोसी, गोधूम, बहू या फिर शहीद। यस बच्चे, क्या हो जाएगा? गोधूम। गोधूम का मतलब क्या होता है? गेहूं। यही गेहूं दिया होता तो वो तत्भव हो जाता, और गोधूम क्या है? तत्सम शब्द कहलाता है। बहुत अच्छे, अगला नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन करना है। बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। देखिए, बैंक आपका अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, मर्म बोलने में ही कठिनाई लग रही, प्रलाप को भी बोलने में कठिनाई लग रहा, लेकिन मुंह, मुंह हमारा क्या है? तत्भव शब्द है, और मुंह का तत्सम शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा, मुख। ठीक है बच्चे, चलो बहुत बढ़िया, गुड। अगला देखिए, वानर शब्द का तत्भव रूप क्या है? बानर है, बंदर है, बांदर है, बांदार है। वानर का तत्भव रूप, वानर क्या है? तत्सम शब्द है, और इसका तत्भव रूप बताना है। हाँ, बहुत अच्छे, यस, वानर का जो तत्भव रूप है वो क्या है? बंदर। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए आगे देखते हैं। दर्शन का तत्भव रूप क्या है? दर्शन, दर्शन, दर्श, दर्शन। दर्शन का तत्भव रूप, यस, बहुत बढ़िया, यस, दर्शन। दर्शन क्या है? तत्सम रूप है, और इसका दर्शन क्या हो जाएगा? तत्भव रूप हो जाएगा। बहुत अच्छे, आगे प्रश्न। निम्नलिखित में से तत्भव तत्सम में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? नृत्य, नाच, श्रृंगार, श्रृंगार, चक्षु, आंख, दधी, दही। कौन सा एक अशुद्ध है, गलत है?
हम्म, सब आ रहा है आप सभी को, मुझे पता है। यस बच्चे, देखो यहाँ पे ये जो हमारा थर्ड विकल्प है ना, चक्षु, आंख नहीं होता, अच्छी का आंख होता है। अच्छी का मतलब क्या होता है? आंख। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट देखते हैं। देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है? विदेशी, आगत, देशज, इनमें से कोई नहीं। देश में जो जन्मे शब्द क्या कहलाते हैं? हाँ, बहुत अच्छे। यस, जो शब्द देश में जो जन्म लेते हैं उन्हें हम लोग देशज शब्द कहलाते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि वो शब्द कहाँ से आए हुए हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। गाड़ी शब्द क्या है? विदेशी, देशी, आगत या फिर विदेशज? गाड़ी। यस, बहुत बढ़िया। यस, विदेशी है नहीं, आगत मतलब वही विदेशज शब्द ही कहा जाता है, विदेशज का मतलब विदेशज ही होता है। यानी कि आपके कौन से शब्द हैं? देशी शब्द हैं। वी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो बच्चे राइट आंसर। अगला नेक्स्ट देखते हैं। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? देसी, देशज, आगत या फिर यौगिक? हाँ, विदेशी भाषा से यस आए हुए शब्द, यानी कि कौन से शब्द हो जाएंगे? आगत शब्द। सी वाला जो विकल्प होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी लोग। निम्न में से मुस्लिम शासक के प्रभाव से आया शब्द? हवालात, रेल, बाड़ा, गिलास। मुस्लिम शासन, अरबी फारसी शब्द। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या है? हवालात। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये ए वाला जो विकल्प है ये अरबी फारसी मतलब अरबी शब्द के अंतर्गत ये आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण? डोगी, चेला, भात, अनानास, पैसा, वोट, समय, मलेरिया। तो देशी यानी कि हमारे भाषा बोली के शब्द हैं, इनमें से कौन सा शब्द समूह होगा उसका? बहुत अच्छे। डोंगी, चेला, ये हमारे क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा है विदेशज शब्द का उदाहरण बताना? औजार, चिड़िया, तेंदुआ, जूता, रोड़ा, बुलबुल, एहसान, कमाल। विदेशी शब्द कौन से हैं? एहसान, कमाल, डी वाला विकल्प। यस बच्चा, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, इंटेलिजेंट हो कि सब कुछ आता है आप सभी लोगों को। फारसी शब्द बताना है? औरत, अल्लाह, अक्ल, आवाज। यस, कौन सा हमारा? फायदा नुकसान। क्या फायदा नुकसान है? आवाज। सही जगह आवाज उठाओगे तो फायदे में रहोगे, गलत जगह आवाज उठाएंगे तो नुकसान ही नुकसान रहेगा। तो कौन सा? डी वाला जो विकल्प है। हाँ, चलिए अगला बताइए। अलमारी शब्द है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली, पौस्तो। क्या है? अलमारी घरेलू सामान से संबंधित, तो घरेलू सामान में किसका ट्रिक बताया था? यस, पुर्तगाली। यही तो है ना घरेलू सामान। बहुत अच्छे। चलिए अंतिम प्रश्न बताइए। उर्दू कलगी तास किस भाषा के शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, जापानी। हम्म ये सी, उर्दू कलगी तास, ये किसके हैं? ये तुर्की शब्द के अंतर्गत आते हैं। उर्दू का मतलब होता था सैन्य स्थान, सैन्य का मतलब हुआ सेना का स्थान, मारकाट से संबंधित। ताश का मतलब जान ही रहे हैं। ठीक है, कलगी बताइए, ये भी आपका मारकाट से संबंधित शब्द होते हैं। तो ये हमारे क्या हैं? तुर्की शब्द है, यानी कि हमारा सी वाला जो विकल्प है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग शब्द के टॉपिक को डिस्कस किए हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी सब कुछ मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन भी मैंने आपसे करवाया है। फिर भी बच्चे कहीं पे डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा मेरे से, और मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और उससे रिलेटेड जो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होगी वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर बाय बाय बच्चा लोग मेरे, ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते रहिए
मस्त रहिए। थैंक यू बच्चे।